आज हम अपनी दुनिया के बहुत ही ताने बाने में एक यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारा ग्रह जीवन से भरपूर एक जीवंत गोला अनगिनत अजूबों को समेटे हुए है। कभी सोचा है कि कुछ पहाड़ों पर साल भर बर्फ क्यों रहती है, या ग्रैंड कैनियन कैसे बना? ये हमारी दुनिया को समझने की चाबियां हैं। पृथ्वी एक भव्य डिजाइन पर काम करती है जो युगों से बनी है। अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर ज्वालामुखी विस्फोटों तक हर घटना एक कहानी कहती है। हम खारी झीलों के पीछे के कारणों और कोरल रीफ्स की भूमिका में गहराई से उतरेंगे। जवाब एक ऐसी दुनिया का खुलासा करते हैं जो सांसें रोक देने वाली जटिलता से भरी है, एक ऐसी दुनिया जो लगातार विकसित हो रही है। इन रहस्यों को उजागर करते हुए चकित होने के लिए तैयार रहें। यह यात्रा खोज की है, प्राकृतिक दुनिया की गहरी सुंदरता और अंतर्निहित तर्क को समझने की है। इन मनमोहक सवालों और कई अन्य सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें, क्योंकि हम यह अनकवर करेंगे कि हमारी दुनिया ऐसे काम क्यों करती है। बताइए, कुछ पहाड़ों पर पूरे साल बर्फ क्यों रहती है? उन शानदार चोटियों के बारे में सोचिए जो आसमान को छूती हैं। उनकी चोटियां बर्फ की एक शानदार अटूट सफेद चादर से ढकी रहती हैं। ये विशाल भू आकृतियां इतनी ऊंचाई पर पहुंचती हैं जहां हवा पतली और ठंडी होती है। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, जिससे बर्फ बनी रहती है। रुद्धोष्म शीतलन एडियाबैटिक कूलिंग से हवा फैलती और ठंडी होती है। वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है, जिससे आइसीले ताज बनते हैं। मुझे बताओ कि कुछ झीलें खारी क्यों होती हैं? सभी झीलें ताजे पानी की फेमिलियर बॉडीज नहीं होती जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। कुछ, जैसे यूटा की ग्रेट सॉल्ट लेक या डेड सी, बहुत ज्यादा खारी होती हैं, कभी कभी तो ओशंस से भी ज्यादा। किसी झील के खारी होने का प्राइमरी रीजन उसके ड्रेनेज में है, या यूं कहें कि उसके न होने में। सेलाइन लेक्स आमतौर पर एंडोरहाइक बेसिन्स होती हैं। ये क्लोज सिस्टम्स होते हैं जहां पानी आता तो है, लेकिन समुद्र में जाने का कोई नेचुरल आउटलेट नहीं होता। जैसे जैसे सूरज की गर्मी पड़ती है, पानी इवेपोरेट होता रहता है और डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और मिनरल्स पीछे छोड़ जाता है। वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इन डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन में ग्रेजुअल इंक्रीज लाता है। ये खारी झीलें लिविंग लैबोरेटरीज हैं जो पानी के बॉडीज पर क्लाइमेट और जियोग्राफी के गहरे इम्पैक्ट को दिखाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड कैनियन इतना गहरा क्यों है? ग्रैंड कैनियन धरती की सतह पर एक बहुत बड़ा कटाव, दुनिया के सबसे शानदार कुदरती अजूबों में से एक है। इस शानदार नजारे का मुख्य कारण कोलोराडो नदी की लगातार कटाव करने की ताकत है, जिसने लाखों सालों तक धैर्य से काम किया है। ग्रैंड कैनियन के बनने की कहानी में पानी के अथक काम और जमीन के खुद धीरे धीरे ऊपर उठने दोनों का योगदान है। अनगिनत सदियों से कोलोराडो नदी इस इलाके से बह रही है और अपने नीचे की चट्टानों की परतों को काट रही है। नदी की इतनी गहराई तक काटने की क्षमता टेक्टोनिक उत्थान की भूगर्भीय घटना से जुड़ी है। कैनियन का खास सियाढ़ीनुमा आकार इसमें दिखने वाली अलग अलग चट्टानों की परतों के अलग अलग प्रतिरोध के कारण है। ग्रैंड कैनियन भूवैज्ञानिक समय सीमा पर काम करने वाली प्राकृतिक शक्तियों की जबरदस्त ताकत का एक सबूत है। टेल मी व्हाई कोरल रीफ्स आर इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिकल ओशंस की गर्म धूप वाली सतह के नीचे हमारे प्लैनेट के सबसे वाइब्रेंट और डाइवर्स इकोसिस्टम हैं कोरल रीफ्स। ये इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स जो पॉलिप्स नाम के छोटे कॉलोनियल एनिमल्स से बने हैं, उनमें लाइफ की एक अस्टॉनिशिंग अरे है। कोरल रीफ्स सभी मरीन स्पीशीज के अनुमानित 25% को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। कोरल रीफ्स अपनी बाउंड्रीज से कहीं ज्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, नेचुरल ब्रेकवाटर के रूप में काम करते हैं और फिशरीज और टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। However, ये invaluable ecosystem बारिश सी टेम्परेचर्स, ओशन एसिडिफिकेशन, पोल्यूशन और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस से अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करने, कोस्टल रेसिलियंस को एंश्योर करने और आने वाली जनरेशंस के लिए हमारे ओशंस की हेल्थ को मेंटेन करने के बारे में है। मुझे बताओ कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां क्यों पिघल रही हैं?
पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ के विशाल विस्तार ने सहस्राब्दियों से परिदृश्य को परिभाषित किया है और हमारे ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये ध्रुवीय बर्फ की टोपियां अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से और खतरनाक गिरावट के दौर से गुजर रही हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसा लेती हैं, जिससे ग्रह का धीरे धीरे गर्म होना होता है। ये वार्मिंग इफेक्ट ध्रुवों पर बढ़ जाता है, जिससे बर्फ तेजी से पिघलती है। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के दूरगामी परिणाम हैं, जिनमें वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि शामिल है और वैश्विक मौसम पैटर्न और समुद्री धाराओं का विघटन। ध्रुवीय बर्फ का नुकसान इन ठंडे वातावरण के अनुकूल अद्वितीय वन्य जीवों के लिए भी सीधा खतरा पैदा करता है। ग्लोबल वार्मिंग के मूल कारणों को संबोधित करने की तात्कालिकता हमारे ग्रह के आइसिले छोरों पर हो रहे दृश्यमान और नाटकीय परिवर्तनों से रेखांकित होती है। पिघलती हुई बर्फ एक असंतुलित दुनिया का स्पष्ट संकेत है। मुझे बताओ कि ओजोन परत क्यों जरूरी है? हमसे बहुत ऊपर पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी वायुमंडल का एक कमाल का और बहुत जरूरी हिस्सा है ओजोन परत। यह परत एक कुदरती सनस्क्रीन की तरह काम करती है, जो सूरज की ज्यादातर नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत के इस बचाव के बिना जैसी जिंदगी हम जानते हैं, शायद पृथ्वी की सतह पर मौजूद ही नहीं हो पाती। 20वीं सदी के बाद के हिस्से में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में एक बड़ी कमी देखी, खासकर अंटार्कटिका के ऊपर। इस कमी का पता इंसानों से बने केमिकल्स से चला, जिनमें सबसे खास क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, जिस पर 1987 में दस्तखत किए गए थे, उसने ओजोन को खत्म करने वाले सबसे नुकसानदेह पदार्थों के उत्पादन और इस्तेमाल को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इन ग्लोबल कोशिशों की वजह से ओजोन परत अब ठीक होने के साफ साफ निशान दिखा रही है। मुझे बताओ कि रेगिस्तान में रेत के टीले क्यों होते हैं? रेगिस्तान, जिन्हें अक्सर बंजर और स्थिर परिदृश्य माना जाता है, वास्तव में हवा से लगातार बदलते रहने वाले गतिशील वातावरण होते हैं। इन शुष्क क्षेत्रों की सबसे खास विशेषताओं में रेत के टीले, रेत के विशाल लहरदार टीले शामिल हैं। ये आकर्षक संरचनाएं हवा, रेत और समय के एक सरल लेकिन शक्तिशाली मेल से बनती हैं। तेज लगातार चलने वाली हवाएं रेगिस्तानी जमीन पर चलती हैं, रेत और धूल के ढीले कणों को उठाती हैं। जब हवा किसी बाधा से टकराती है या जब उसकी गति कम हो जाती है, तो वह अपनी कुछ ऊर्जा और तलछट ले जाने की क्षमता खो देती है। जैसे जैसे हवा धीमी होती है, वह अपने साथ लाई गई रेत को जमा करना शुरू कर देती है, जिससे टीले बनते हैं। बनने वाले रेत के टीले का आकार और प्रकार कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें प्रचलित हवाओं की शक्ति और दिशा और उपलब्ध रेत की मात्रा शामिल है। रेत के टीले केवल भूवैज्ञानिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, बल्कि हवा के अदृश्य हाथ से गढ़े गए जटिल, लगातार बदलते रहने वाले आवास हैं। मुझे बताओ कि इग्नियस चट्टानों में जीवाश्म शायद ही कभी क्यों मिलते हैं? पृथ्वी के प्राचीन जीवन को समझने की हमारी खोज अक्सर हमें फॉसिल्सों की तलाश में इसकी पथरीली परत को खोदने के लिए प्रेरित करती है। समय के इन उल्लेखनीय झरोखों को आमतौर पर तलछटी चट्टानों में अंतर्निहित पाया जाता है। हालांकि इग्नियस चट्टानें बीते युगों के इन कीमती अवशेषों को धारण करने में उल्लेखनीय रूप से बंजर होती हैं। इग्नियस चट्टानें जैसे ग्रेनाइट या बेसाल्ट पिघली हुई चट्टान सामग्री के ठंडा होने और जमने से बनती है। यह पिघली हुई चट्टान अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान पर मौजूद होती है, जो किसी भी कार्बनिक पदार्थ की सहनशीलता से कहीं अधिक है। इग्नियस चट्टान के निर्माण से जुड़ी तीव्र गर्मी प्रभावी रूप से पर्यावरण को निष्फल कर देती है, किसी भी जैविक संरचना को वाष्पीकृत कर देती है। इसके विपरीत तलछटी चट्टानें बहुत ही कोमल प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं, जिससे फॉसिल्सों का संरक्षण संभव होता है। इग्नियस चट्टानों की आगमयी उत्पत्ति उन्हें जीवन के प्रत्यक्ष इतिहास के लिए अनुपयुक्त अभिलेखागार बनाती है। बताओ, अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पर क्यों मापा जाता है? अर्थक्वेक, जमीन का वो अचानक और अक्सर तेज हिलना
हमारे ग्रह के अंदर लगातार काम कर रही विशाल भूगर्भीय शक्तियों का एक नाटकीय रूप है। ये तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी में ऊर्जा अचानक निकलती है, आमतौर पर फॉल्ट लाइनों के साथ टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने डुलने के कारण। इन भूकंपीय घटनाओं के आकार या शक्ति को मापने का मुख्य तरीका रिक्टर स्केल रहा है। 1935 में भूकंप विज्ञानी चार्ल्स एफ रिक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने इसे बनाया था। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की तीव्रता का एक संख्यात्मक माप बताता है। यह एक लॉगरिदमिक स्केल है, जिसका मतलब है कि हर एक पूरे नंबर की बढ़ोतरी से भूकंपीय तरंगों की मापी गई तीव्रता में 10 गुना बढ़ोतरी होती है। हालांकि रिक्टर स्केल की अपनी सीमाएं हैं, खासकर बहुत बड़े भूकंपों के लिए। आज के भूकंप विज्ञानी आमतौर पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल (MMS) का उपयोग करते हैं, जो अर्थक्वेक की कुल ऊर्जा रिलीज का अधिक सटीक माप देता है। मुझे बताओ कि कुछ पत्थर पानी पर क्यों तैरते हैं? पानी पर तैरते हुए एक पत्थर का विचार हमारे रोजमर्रा के अनुभव और घनत्व की बेसिक समझ को धता बताता है। फिर भी प्रकृति कभी कभी हमें इस नियम के डिलाइटफुल एक्सेप्शंस पेश करती है, और उनमें से सबसे उल्लेखनीय प्यूमिस है। प्यूमिस एक्सप्लोसिव ज्वालामुखी इरप्शंस से पैदा होता है, खासकर वे जिनमें घुली हुई गैसों और सिलिका से भरपूर मैग्मा शामिल होता है। तेजी से ठंडा होने से ये बुलबुले अपनी जगह जम जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत इंटरकनेक्टेड कैविटीज या वेसिकल्स से भरा एक हल्का ग्लासी पत्थर बनता है। ये वेसिकल्स प्यूमिस के वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जो इफेक्टिवली अपनी संरचना के भीतर हवा को फंसाते हैं। प्यूमिस पानी पर तैर सकता है, कभी कभी लंबे समय तक बड़े बड़े राफ्ट्स बनाकर जो समुद्र में तैरते रहते हैं। प्यूमिस का अस्तित्व एक फैसिनेटिंग रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि प्रकृति के सीमिंग इम्यूटेबल लॉज में भी सरप्राइजिंग एक्सेप्शंस हो सकते हैं। पृथ्वी के रहस्यों की हमारी खोज अभी के लिए समाप्त होती है। हमने आइसीले पहाड़ों से गहरे समुद्रों तक यात्रा की है, विशाल खाइयों से लेकर जीवंत कोरल शहरों तक। हर आश्चर्य पृथ्वी के जटिल डिजाइन को प्रकट करता है। हमारी दुनिया को समझना इसके नाजुक संतुलन के लिए सराहना को बढ़ावा देता है। पृथ्वी निरंतर परिवर्तन का स्थान है। इन प्रक्रियाओं को समझकर हम बेहतर संरक्षक बनते हैं। उत्सुक रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक विस्मयकारी तथ्यों के लिए बेल आइकन दबाएं, और अधिक प्राकृतिक अजूबों का पता लगाने के लिए हमसे फिर से जुड़ें।